मुझे लगता है कि कोई भी टैलेंटेड बच्चा पैसे की वजह से या मालूमात की कमी की वजह से उसका एजुकेशन अधूरा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमारा दीन तो उसमें कोई तफरीक नहीं करता। हमारा दीन जो है वो इल्म नाफ़े की बात करता है कि इल्म हासिल करो, है ना। वो इल्म को डिस्क्राइब करने का कोई ऐसा नहीं है, अरे भाई दीन ये थोड़ी बोलता है कि जो है ना आप एरोप्लेन मत बनाओ। लड़की का पढ़ना, लड़की का तालीम हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का तालीम हासिल करना ज़रूरी है। कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़का और लड़की में कभी कोई तफरीक नहीं की है, तो वो हम लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन तो बुनियादी हक है। कहीं भी बैठे रहें, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कंपनी के मुलाजिम हो सकते हैं, किसी दूर दराज गाँव में बैठ कर भी। भारत की कुल आबादी में लगभग 15% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के मामले में दूसरे समुदाय के लोगों से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इसके मुख्तलिफ कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज इस दिशा में सुधार नहीं चाहता, बल्कि अनेक छोटी बड़ी तंजीमें इस शिक्षा की दिशा में लगातार काम कर रही हैं, जिसके नतीजे भी बेहतर सामने आ रहे हैं। उसी में से AMP है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, उसके प्रेसिडेंट जनाब आमिर इदरीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, AMP बनाने का क्या मकसद रहा है? देखिए, अगर बुनियादी तौर पे समझा जाए तो हम सब लोग ये चाहते थे कि कम्युनिटी का जो पढ़ा लिखा क्राउड है, जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, वो कम्युनिटी सर्विसेज में आए, वो जो है ना कौम व मिल्लत के लिए काम करें और उनके ज़रिए जो है ना फलाह व बहबूद लाई जा सके। ये वो तबका था कम्युनिटी का जो कम्युनिटी सर्विसेज से देखा जाए तो दूर था। उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं थी। तो इन बातों, और यही जो है सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लॉट है कम्युनिटी का, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बेकार है और जो दुनिया को समझने वाला है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उनके ज़रिए जो है ना एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ये सारे काम करने के लिए इस तंजीम की बुनियाद डाली गई माशाल्लाह। और अल्लाह ने उसको बड़ी कामयाबी दी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 15 सालों में आप सब लोग देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरह से एक छोटी सी सोच जो है वो आज एक कौमी सतह की तंजीम बनकर पूरे मुल्क में काम कर रही है माशाल्लाह। मुसलमान बेरोज़गार हैं, उनके अंदर तालीम नहीं है, तालीम की वजह से बेरोज़गार है, क्या कहेंगे? मतलब ये बात बिल्कुल वैसी है कि जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया है ना। अंडे से मुर्गी या मुर्गी से अंडा है, तो वो बेसिकली जो है ना एजुकेशन होगा तो जॉब मिलेगा, इकोनॉमी सुधरेगी, और इकोनॉमी अगर सुधरी रहे तो उसका असर कहीं ना कहीं फिर एजुकेशन पर भी पड़ता है, क्योंकि गुर्बत जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। तो अगर गुर्बत के सल्यूशन के लिए कोई काम किया जाए, तो अगर आदमी बेसिक ज़रूरियात से आगे निकलेगा तो इंशाल्लाह एजुकेशन के बारे में बहुत सोचेगा। पिछले 20-25 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में एजुकेशन पर बहुत काम हुआ है, जिसके नताइज हम सब लोग देख रहे हैं माशाल्लाह कि जो भी प्रोग्रेस हुआ है, बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तादाद बढ़ी है, मुसलमानों का एनरोलमेंट बढ़ा है, एनरोलमेंट का रेट जो है वो बढ़ा है, ड्रॉप आउट कम हुआ है माशाल्लाह पहले के मुकाबले में, अगर इन 25-30 सालों को कंपेयर किया जाए पिछले 25-30 सालों से, तो जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अगर इसी सिलसिले को हम लोग इसी तरह काम करते रहें इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा नतीजा लाया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं वो हाई स्कूल इंटर करने के बाद रोज़गार की तलाश में लग जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या क्या उनके लिए कि वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? देखिए, जो पिछले जो मैं बता रहा था बेसिकली, कि सबसे बड़ा मसला जो है ना वो गुर्बत का है। अगर आदमी की जो है ना बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो फिर ना वो एजुकेशन हासिल कर पाएगा, ना ही वो कोई दूसरा काम कर पाएगा। उसके लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत ये रहती है कि वो 200-500 रुपया रोज़ कमा कर घर लाए ताकि घर चलाया जा सके। तो बेसिक कारण जो है ना, बेसिक वजूहत अगर आप देखें एजुकेशन छूटने की या ड्रॉप आउट की, तो 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये जो फिनेंशियल कंडीशन जो है ना लोगों की अच्छी नहीं होती कि वो लोग एजुकेशन पूरा कर पाएँ। दूसरी बड़ी वजह है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है कि थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी मेहनत के बाद, थोड़ा सा वक्त देने के बाद इंशाल्लाह बहुत बड़ा कुछ चेंज लाया जा सकता है। तो बच्चों को ये 2 चीज़ें मालूम नहीं होती, तो हम सब लोगों को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, जो लोग एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, इन 2 चीज़ों पर काम करना चाहिए। नंबर 1, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, बेदारी लानी चाहिए, और दूसरा ये कि फ़िनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। टैलेंटेड और गरीब बच्चे जो हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, कम से कम उनको जो है ना बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। अगर हम ड्रॉप आउट की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेशियो है, इसको आप कम कैसे कर सकते हैं, या इसके लिए कोई आपके पास स्कीम है जो AMP चला रहा हो? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो क्या है, आपको जो है एक्सेस टू एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी भी हम लोग जो है ना 100% एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते कम्युनिटी में एजुकेशन का अपने बच्चों को। यानी जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस, ये
हर गांव तक पहुंचाने की हम लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूरत है। वो इदारा मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन पहुंचे, कम से कम बुनियादी लेवल का एजुकेशन पहुंचे, तो उससे जो है मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंज आएगा। दूसरी बड़ी अहम जो बात मुझे समझ में आती है कि वो जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन हो, है ना। वहाँ पर जो पढ़ाया जाए, एक तो क्वालिटी पढ़ाया जाए और एक क्वालिटी तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करे। आमतौर पर ऐसा होता है कि मतलब जो है जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स को बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। जो कम्युनिटी के लोग हैं विलेज लेवल पर, कस्बे लेवल पर या तालुका लेवल पर, उनको बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा कि भाई वो ड्रॉप आउट की शरह को वहाँ रोके। अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा इंटरेस्ट पैदा होगा, अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे, तो वो कंटिन्यूएशन होगा। कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूएशन उस वजह से रुकता है। हम लोग जो है अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। हम प्राइमरी एजुकेशन पे अभी तक तो कुछ काम नहीं है, लेकिन हम लोग जो है ना ऐसे कुछ प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल पर कुछ नए इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने जो है ना 10th 9th और 8th के बच्चों को जो ब्राइट माइंड्स हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं पूरे मुल्क में, उनका एक नेशनल टैलेंट सर्च का प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें से टैलेंटेड बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उनको जो है मुल्क की जो दूसरी मशहूर व मारूफ जो नामवर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने का काम हमने शुरू किया है माशाल्लाह, जिसके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह अगले आने वाले 4-5 सालों में हम लोग इस मुहिम के ज़रिए हर स्कूल, कॉलेज और हर बस्ती को इंशाल्लाह कनेक्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी टैलेंटेड बच्चा पैसे की वजह से या मालूमात की कमी की वजह से उसका एजुकेशन अधूरा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। एक सवाल ये मसला ये आता है सामने कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में तो आप जैसे तंजीमें काम कर रही लगातार, लेकिन गांव देहात अभी भी इससे अछूते हैं। लोग वहां पर जानते नहीं एएमपी क्या है या शाहीन क्या है या ज़कात फाउंडेशन क्या, नहीं जानते हैं। वहां तक आपकी रीच कैसे पहुंचेगी या वो लोग आप तक कैसे पहुंचे? इस मसले को हल करने के लिए हम लोग ने शुरू से, जब से एएमपी की शुरुआत की तब से लेकर अब तक हम लोग पार्टनरशिप्स पे को बहुत प्रमोट करते हैं। हम चाहते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़ के काम करें। उसके लिए हमारा एक एनजीओ कनेक्ट का प्रोजेक्ट है, जिसमें इस वक्त 5000 से ज़्यादा तंजीमें पूरे मुल्क भर से हम लोगों से कनेक्टेड हैं। अब उन तंजीमों को के साथ मिल के हम ये काम करना चाहते हैं और हमारा फोकस है कि जो बड़े शहरों में काम हो रहा है वो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हो, तालुका प्लेसेस पे हो, कस्बा और विलेज में। बार बार ये बातें हर जगह बोलता हूँ कि वहाँ काम होना चाहिए। और उसमें भी ख़ास तौर पर मुल्क में 200 शहर ऐसे हैं या डिस्ट्रिक्ट आप कह लें कि जहाँ पर मुसलमानों की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन रहती है। मुसलमानों की टोटल आबादी का जो 80% मिनिमम मतलब जो है ना वो इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ही रहता है। तो हम लोगों को बहुत फोकस अंदाज में इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना चाहिए, ना सिर्फ एएमपी को बल्कि तमाम तंजीमों को। और ये हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को से बात कर रहे हैं और उन डिस्ट्रिक्ट से ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करें, ताकि ये जो प्रोजेक्ट्स हम बात कर रहे हैं, चाहे वो करियर गाइडेंस हो, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, ये सब हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। नेशनल टैलेंट सर्च हो, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करते हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स को इन ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए उन डिस्ट्रिक्ट्स और उन तालुका प्लेसेस पे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इंशाल्लाह। उसी सिलसिले की कड़ी है जो एनजीओ कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे समाज में कहा जाता है कि अगर आप दीनी तालीम हासिल करते हैं तो आप दुनियावी तालीम से महरूम रह जाते हैं, अगर दुनियावी करते तो दीनी से। इसका तालमेल नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है और ये तो सबसे अजीम काम होगा। दीन है, दुनिया वाला मामला ही क्या है? ये हम लोगों का पैदा किया हुआ है, मतलब हमारा दीन तो उसमें कोई तफरीक नहीं करता। हमारा दीन जो है वो इल्म नाफे की बात करता है कि इल्म हासिल करो, है ना। वो इल्म को डिस्क्राइब करने का कोई ऐसा नहीं है, अरे भाई दीन ये थोड़ी बोलता है कि जो है ना आप एरोप्लेन मत बनाओ, आपको बनाना ही पड़ेगा और आपको साथ ही साथ दीन भी समझना पड़ेगा। तो वो किसी बहुत सारे हिस्टोरिकल वजूहात की वजह से ये दोनों दो अलग अलग सेगमेंट हुआ है। लेकिन अब इस वक्त बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स पर लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे साउथ इंडिया में बड़े तौर पर, या सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न हमारे यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह में, कि इस पर काम शुरू हुआ है। उसी काम को यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को पूरे यूपी, बिहार और झारखंड नॉर्थ का जो बेल्ट है वहाँ पर मिला जुला के एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। और मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की। इसके लिए लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तालीम देना ज़रूरी है। जब आपके बच्चे लड़के नहीं पढ़ रहे हैं तो लड़कियों के लिए माँ बाप तैयार नहीं होते। उनका कहना, माँ बाप का कहना ये है कि भैया लड़की की शादी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, हाई स्कूल इंटर बहुत है। कितना इत्तेफाक रखते हैं। हालात बदल रहे हैं, लड़कियों का रिज़ल्ट आप देखें बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। और रेशो वाइज अगर देखें कि उनका जो पार्टिसिपेशन है एजुकेशन में, उस हिसाब से अगर रिज़ल्ट देखें तो लड़कों के रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो और लोगों की सोच भी बदली है, आहिस्ते आहिस्ते वो सोच कम हो जाएगी। लड़की का पढ़ना
लड़की का तालीम हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का तालीम हासिल करना ज़रूरी है। रही बात तरबियत की, लड़के की भी तरबियत होनी चाहिए, लड़की की भी तरबियत होनी चाहिए। उसको अपना दायरा, अपना इस्लामी दायरा ख़ास तौर पे लड़के को भी मालूम होना चाहिए, लड़की को भी मालूम होना चाहिए। कुरान शरीफ कहता है, हदीस शरीफ है, हम सब लोग जानते हैं कि मतलब कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़का और लड़की में कभी कोई तफरीक नहीं की है। तो वो हम लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन तो बुनियादी हक़ है हर इंसान का, उसको भरपूर तरीके से एजुकेशन दिलाना चाहिए। अगर वक्ती तौर पर कुछ डिफ़िकल्टीज़, दिक्कतें आ रही हैं, कुछ मसाइल लग रहे हैं, तो वो भी हल होंगे इंशाल्लाह। एक ये है, जैसे अब मान ली गाँव की लड़कियां हैं, उन्होंने बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसके बाद अब उनके पास रोज़गार नहीं है, शहर नहीं आ सकती। क्या कोई ऐसा आपके पास स्कीम है या मुस्तकबिल में आ सकता है कि वो घर बैठे ही हो, वर्क फ्रॉम होम कर सके? कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम का बहुत चला है। एग्जैक्टली। देखिए दुनिया बड़ी तेज़ी से बदली है ना। ये बदलाव तो बहुत एक पिछले 5-10 साल से हो रहा था, लेकिन कोरोना ने उस बदलाव को जो है ना आम जनता तक पहुंचा दिया। हर आदमी को ये ये बात पहुंची है कि इस तरीके से भी दुनिया चल सकती है, चलाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे तो अब जैसे कंटेंट राइटिंग, एक मिसाल पेश करता हूँ मैं आपको। आप कहीं भी बैठे रहें, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कंपनी के मुलाजिम हो सकते हैं, किसी दूर दराज गाँव में बैठ कर भी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ऐसे किए जा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन सारी इन्फॉर्मेशंस को, इन मालूमात को हम लोग अपने बच्चों तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। उसका एक मैकेनिज़्म का तैयार करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक नेटवर्क तैयार करने की ज़रूरत है। स्कूल्स का नेटवर्क, कॉलेजेस का नेटवर्क, मदारिस का, मसाजिद का और ऑर्गेनाइजेशंस का, टीचर्स का, इन सब को कहीं ना कहीं मरबूत किया जाए, इनको एक नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाए, ताकि उसके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन वो आखिरी कोने तक पहुँचाई जा सके और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को टॉप लेवल तक पहुंचाया जा सके। तो ये हम अगर आहिस्ते आहिस्ते अगर हम लोग ये कर पाए इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए या तो इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, तो मसाजिद से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल 100%। लेकिन मस्जिद जो है, हमारी मसाजिद जो है, सिर्फ नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं, उसके बाद वो खाली पड़ी रहती हैं। क्या इसका इस्तेमाल कहीं किया जा सकता है? आप जब कल परसों एजुकेशन उसमें एनजीओ कॉन्फ्रेंस में आएंगे, उसमें हम लोगों ने ख़ास तौर पर इस पर एक सेशन रखा है कि मसाजिद और मकातिब किस तरह एक एपी सेंटर बन सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट का। और इस पर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत काम शुरू किया है। हम लोग एएमपी की जानिब से भी बहुत सारी मसाजिद के साथ अलग अलग काम हम लोगों का चलता है ना। पहले जो आप बोल रहे हो, ये सोच बहुत गहरी थी कि बिल्कुल भी जो है ना उसको मस्जिद नमाज के अलावा किसी काम के इस्तेमाल में नहीं लाने दिया जाता था, उसमें रुकावटें थी। लेकिन अब हालात बदले हैं, लोग खुद इन बातों को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है आज का जो दौर है ना, वो बहुत फर्टाइल दौर है, मतलब बहुत ज़रखेज़ है इस वक्त ज़मीन। अगर हम कोशिश करें, मेहनत करें, तो सब लोग राज़ी होंगे आहिस्ते आहिस्ते। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इंशाल्लाह इन्हीं मसाजिद के ज़रिए जो है ना एक तालीमी, मुआशी और समाजी इनकलाब आएगा मुल्क में इंशाल्लाह। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग जो है ना एनजीओज़ को साथ में कनेक्ट करके काम करते हैं, उनको जोड़कर काम करते हैं। अब उसमें भी हम लोगों ने फोकस किया है कि किसी तरह से जो 200 डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ख़ास तौर पर काम हो। उन 200 डिस्ट्रिक्ट्स में मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना वो नॉर्थ इंडिया में है, यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह का अगर इलाका देखें आप, तो हमने तय किया है कि जोनल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे पूरे इंडिया में एनजीओज़ की, जहाँ उनके साथ बैठकर बात की जाएगी, उनकी जहन साजी की जाएगी, उनकी गोल सेटिंग की जाएगी, एक नस्बुल एन, एक मकसद तय किया, एक रोड मैप बनाया जाएगा, उस पर कैसे काम करना है वो बताया जाएगा, उसमें कौन सारी ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी हैं, कौन लोग मदद कर सकते हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इन्हीं मकासद के तहत ये कॉन्फ्रेंसेस पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज़ करेंगे हम। इस सिलसिले की पहली कॉन्फ्रेंस हम लोग नॉर्थ इंडिया की लखनऊ में कर रहे हैं, कल और परसों, मतलब 4 और 5 मार्च को इंशाल्लाह। उसमें 100+ डिस्ट्रिक्ट्स, 100 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 500 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का आया है। बहुत कम वक्त में लोगों ने जो है ना बहुत पॉजिटिवली इसको जो है ना रिस्पॉन्ड किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना एक बहुत हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहाँ से ये नॉर्थ इंडिया में पहली बार हो रहा है। अब तक इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस, एनजीओ कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि उसमें जो है ना हम लोग कुछ एक बेसिक रोड मैप, एक बेसिक एजेंडा तो कम से कम स्टैब्लिश कर पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो 100 डिस्ट्रिक्ट से लोग हमारे साथ आ रहे हैं, वहाँ पर ये जो काम जिनकी हम लोग बात करते हैं, वो काम वहाँ पर एग्जीक्यूट करें इंशाल्लाह। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो मुस्लिम तंजीमें हिस्टोरिकल सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं, लेकिन वो हिस्ट्री बन के रह जाती हैं। क्या होता है कई बार हिस्ट्री क्यों बन जाती है, बताइए। वो असल में ना इवेंट बनाए इवेंट जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उस ठीक है, वो भी मतलब वो भी हो सकता है, अच्छी बात है, कम से कम डिस्कशन तो हो रहा है। लेकिन डिस्कशन हमेशा किसी न किसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान और रोड मैप
को सामने रख के होना चाहिए, या डिस्कशन के नतीजे में कोई ना कोई रोड मैप, कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है आपके पास तो आपका बड़े से बड़ा आइडिया भी ज़ीरो है। तो हम लोग इंशाल्लाह, मगर हम हमारे कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरी उम्मीद है और मतलब प्लान है ऑलरेडी कि एक रोड मैप, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है ना एक वर्क प्लान देंगे हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को कि कम से कम इतना काम करिए हमारे साथ जुड़कर आप। तो वो बुनियादी स्टेप्स होंगे इंशाल्लाह, फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा।